हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडविल आर्ट्स क्लासेस। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इकोनॉमिक्स क्लास में। तो जैसा कि आपको याद है, प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1, जो कि है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपकी यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है और जिसका टाइम पीरियड है 1947 से लेकर के 1990 ईस्वी तक। तो इस टॉपिक में, इसका मतलब कि पहले क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तरीय विकास। इसका मतलब ये है कि जब भारत में अंग्रेज आए और हम पे शासन किया लगभग 200 साल तक, तो उस समय पे हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, किसानों की क्या स्थिति थी, देश के नागरिकों को क्या स्थिति थी, उद्योगों का कितना विकास हुआ था, अर्थव्यवस्था कितना विकास हुआ था, नहीं हुआ था, वो सब हम उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और जो भी बचे टॉपिक्स हैं वो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है टॉपिक नंबर 1, जिसमें है ये मैंने आपको बताया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है या जो स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, वो जाकर के पहले वाली वीडियो देख ले, उसमें हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में, कि कृषि की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी, व्यवस्था कैसी थी, जो शासन है वो कैसा चल रहा था, अंग्रेजों का क्या रवैया था हमारे प्रति, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक लेकर के बैठ जाए, नोटबुक्स लेकर के बैठ जाए और शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो ये सब हमने चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली थी। अच्छा, एक बहुत इजी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, वो भारत में किस लिए आए थे। तो ऑफकोर्स उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत का विकास करना बिल्कुल नहीं था, और जब इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे तब भी हमें ये उनका उद्देश्य साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य क्या था बच्चों? हमारे यहाँ से कच्चा माल उठा करके अपने देश ले जाना और वहां पे सामान बनाना, निर्मित सामानों को हमारे बाजार में बेच देना, ताकि जो लाभ है वो बस किसको मिले? जो लाभ है वो बस अंग्रेजों को और उनके देश को हो। उसके बाद एक और देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो कि है आपका राष्ट्रीय आय, इसको कि हम कहते हैं नेशनल इनकम, एनआई भी बोलते हैं, जिसको शायद आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश में जो लोग रहते हैं उनकी क्या आय, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, पूरे देश की इनकम क्या हो रही है। ठीक है, तो उसमें पे जो राष्ट्रीय आय थी, राष्ट्रीय आय तब निकलते हैं जब प्रति व्यक्ति आय हमें पता होता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा कम थी। और इसकी जो गणना थी, या जो कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनमें सबसे पहले कौन से थे? डॉक्टर BKR राव थे। ठीक है, तो ये सब आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है कृषि क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसको VVI करके आप लिख लीजिए, क्योंकि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही। और जब बात हम अपनी आज़ादी की करते हैं और हम आज की करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाते हैं कि अब जो निर्भरता है वो खेती पे कहीं ना कहीं कम हुई है, खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। अभी भी 60-65% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, बट आज़ादी के टाइम पे जो थी वो कितनी प्रतिशत थी? वो लगभग 85% थी। तो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था हमारी जनसंख्या का, जो लोग थे वो किस पे लगे हुए थे? वो कृषि में लगे हुए थे। कृषि में बहुत सारा काम होता है, जो अपनी जमीन पे काम करते हैं किसान, या दूसरों की जमीन पे खेती हर मजदूर है या मजदूरी करते हैं, सामान ढोते हैं, अनाज बेचते हैं, तो बहुत सारे तरीकों के काम जो है वो कृषि में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था अंग्रेजों के आने के बाद, उनके शासन के दौरान, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि उत्पादन को, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में भी है तो वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था। बहुत कम होने का कारण ये है कि जो किसान थे उनके पास सिंचाई की अच्छी सुविधाएं नहीं थी। बेसिकली उस समय पे कहा जाता था कि जो खेती है, जो हमारा
देश है जो निर्भर करता है, जिसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो खेती थी वो पूरी तरीके से पानी के लिए, सिंचाई के लिए, क्योंकि अनाज को उगने के लिए पानी चाहिए, तो किस पर निर्भर करती थी? वो निर्भर करती थी आपके सिंचाई पे। तो सिंचाई जो व्यवस्था थी वो हमारे किसानों के पास उस टाइम पे नहीं थी। आज तो आप देखते होंगे कि खेतों में मोटर लगे होते, जनरेटर लगे होते, तो पानी कभी भी आ जाता है, बट उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी जो थी अच्छी सुविधाएं का मतलब यहाँ पे ये है कि अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं थे, सीड्स नहीं थे जो ज़्यादा प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर सके। इसके अलावा उर्वरक नहीं थे, खाद नहीं थे अच्छी क्वालिटी के, और भी जो सुविधाएं थी वो सब नहीं थी। उसके अलावा जो तकनीक थी, तकनीक का मतलब यहाँ पे है मशीन, जो मशीन वगैरह थे वो भी उतने नहीं थे किसानों के पास, या बिल्कुल कम ही थे। ठीक है, बहुत जो अच्छे बड़े जमींदार किसान होंगे उनके पास होगा, बाकी नहीं ही था। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप बुक लेकर के बैठे हैं अपने एनसीईआरटी की, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक दिख रहा हो, तो आप वहां पे भी मार्क करके लिख सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका भू व्यवस्था, इसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो अगर मैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करूं, तो हमारा जो लैंड सेटलमेंट है वो अगर हिस्ट्री में थोड़ा चले जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास था अस्थाई बंदोबस्त। मुझे पता नहीं मेरी हिंदी कैसी दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, दूसरा जो हमारा था वो था हमारा रैयतबाड़ी सिस्टम, और तीसरा जो हमारा है वो था महालबाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की भूमि व्यवस्था उस समय पे अंग्रेजों के समय पे उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो थी वो हमारे देश में अपनाई जा रही थी। तो अस्थाई व्यवस्था में होता था कि जो जमीन है उस पर आप कितना भी प्रोडक्शन करें, जितना भी कल्टीवेशन करें, जितना भी अनाज उपजाए, उसका एक अस्थाई हिस्सा यानी कि फिक्स अमाउंट आपको जमींदारों को देना होगा। चाहे आपको उतना प्रोडक्शन, आपका मान लीजिए आपका 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है और आपने जो स्थाई फिक्स किया है वो आपका 9 क्विंटल है, तो आपको 9 क्विंटल अनाज जमींदार को देना ही देना है। दूसरा था हमारा रैयतबाड़ी सिस्टम, जिसमें क्या किया गया था कि किसान ही जमीन के मालिक समझे जाते थे। ये जो रैयतबाड़ी सिस्टम था ये आपका साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा प्रसिद्ध था। अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में था। और महाल का मतलब होता है गांव, एक गांव है, इससे अधिक गांवों को मिला करके कुछ लोग वहां पे आ गए और उनको मिला करके महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया। मतलब कि 2-4 गांवों को मिला करके इतना एक हिस्सा अनाज या कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, उसको जाकर के किसानों और जमींदारों को दे देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ गया हो कि भू व्यवस्था का यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो इन तीनों के आधार पे ही बांटा गया था। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ऑफ कोर्स। और इनमें जो मेन रोल था वो किसका था बच्चों? वो जमींदारों का था। ठीक है, जमींदारी प्रथा बहुत बुरी थी। इसका रीजन ये था कि जमींदार जो थे वो इसके बीच में थे, वो ऊपर किसान है, मान लो ऊपर किसान है, यहाँ पे जमींदार है आपके, और नीचे में क्या है? अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश। ये इनके बीच में कड़ी का काम करते थे। क्या करते थे? किसानों से पैसा, मतलब कि लगान वसूल करते थे अनाज के रूप में या पैसे के रूप में, और वहां से अपना कुछ हिस्सा रख करके वापस किसको देते थे? अंग्रेजों को दे देते थे। ठीक है, तो ये बीच में एक कड़ी का काम कर रहे थे। लेकिन जमींदार जो थे वो भी अपने लोगों के यानी किसानों के हित में बिल्कुल नहीं सोचते थे। उनका मतलब मकसद क्या था? प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक है, किसी भी रूप में। क्या करते थे? जो जमींदार थे वो किसानों से बहुत ज्यादा लगान यानी कि टैक्स, लगान का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, कर या टैक्स वसूल लेते थे। ठीक है, भले ही किसान फसल उगा पाए या नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है किसानों के की क्या हालत है, उनको हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो किस हालात में है, उनसे उनके पास खाने के लिए अनाज है या नहीं है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो है लगान का जो उनको पैसा है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, इससे क्या हो रहा था बच्चों? इससे किसानों का शोषण हो रहा था और कृषि में सुधार के लिए कोई निवेश नहीं किया गया था। इसका मतलब ये है अगर आपको जिससे बदले, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे किसी कोई फायदा हो रहा है, तो मैं सिंपल करके उसके बारे में नहीं सोचूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा फायदा तो हो रहा है, मुझे चाहिए, मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो वही सेम क्या करते थे?
अंग्रेज भी और जो जमींदार थे किसानों के साथ वही करते थे, जो हिस्सा चाहिए होता था वो उनको चाहिए होता था, ठीक है। उससे उन्हें मतलब नहीं है किसानों को क्या हो रहा है, उनके साथ क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपना शोषण किए जा रहे हैं और सुधार के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट की जमीन उपजाऊ नहीं रही, जमीन बंजर हो गई है, किसान किस पे उगाएगा अनाज, कोई ध्यान नहीं देना है, सिंचाई नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं जा रहा है, मशीन नहीं है, उर्वरक नहीं है, खाद नहीं है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी डिमांड की है, उनको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आपको शायद नहीं हुई होगी। फिर आपका आता है राजस्व व्यवस्था, जिसको बोलते हैं सरकार। राज्य की व्यवस्था क्या थी? राजस्व व्यवस्था मतलब होता है राज्य की व्यवस्था क्या थी। तो राज्य की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें क्या करते थे, जो जमींदार जो राज्य थी उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया था, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट था या एक फिक्स क्वांटिटी, ठीक है, जिन्होंने राज्य ने कर दी थी कि मुझे इतना अनाज या इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इससे कम में कुछ नहीं, और इससे ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये जिम्मेदारी जो थी राजस्व व्यवस्था में, जो लगान था, जो कर था, उसको वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। अगर जमींदार वो एक तारीख पे या एक डेट पे या एक टाइम पीरियड तक अगर वो इतना कर जाकर के राज्य को नहीं देते थे, यानी कि अंग्रेजों को नहीं देते थे, क्योंकि उस समय पे सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी। अगर वो अंग्रेजों को इतना लगान नहीं देते थे तो उसका हर्जाना जमींदारों को भुगतना पड़ता था। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? एक बार फिर से आप इस टॉपिक को देख लीजिए। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं व्यवसायीकरण, यहाँ पे ये छूट गया है, एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का व्यवसायीकरण। आपको अच्छे से पता है व्यवसाय का मतलब करना, ठीक है। पेड़ भी अलग वर्ड है, यहाँ पे बिजनेस समझ लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उनका मेन मकसद था पैसा कमाना हमारे देश से, या फिर लाभ जिस तरीके से मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हमारा जो एग्रीकल्चर था, यानी जो हमारी जो कृषि थी, हमारा जो प्रधान कार्य था, उसमें क्या किया उन्होंने, कॉमर्शियलाइजेशन लेकर चले आए। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने हमारे किसानों को कहा कि आप जो है वो नकदी फसल को इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप्स। हाँ, यहाँ पे जिसको बोलते हैं व्यवसायिक फसलें या फिर कैश क्रॉप, नकदी फसलें, ठीक है, उनका आप उत्पादन करिए। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, नील, कपास, कहवा, कॉफी, इन सब का आप उत्पादन करिए, क्योंकि हमें फायदा होगा। और उन्होंने किसानों को बोला खाद्यान्न फसलें, खाने पे, जैसे कि आपका गेहूं, चावल, दाल, सब फसलों का जो आम जनता खाती है, इसमें हमारा जीवन निर्भर करता है, खाएंगे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करिए, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है और मुझे इससे फायदा हो रहा है, आप ये सब का उत्पादन नहीं करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हानि थी वो हमारे लोगों को हो रही थी, और हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा हानि हो रही थी। तो जमींदार भी थे जो किसानों का शोषण कर रहे थे, सरकार तो कर ही रही थी, तो किसानों का शोषण होता रहा, सब सहते रहे, और फिर देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो आगे जो है बच्चों को टॉपिक 3 है, जिसका नाम है औद्योगिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप यहाँ पे आपने पहले, आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट टॉपिक पे ही देख लिया है, 85% लोग, कितने प्रतिशत लोग, 85% लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब, ठीक है, निर्भर करते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक का विकास उस समय में बहुत ही कम हुआ था, ना ही हमारी जो सरकार थी वो तो ब्रिटिश के अंदर थी, तो उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत का औद्योगिक विकास था बिल्कुल ही कम था, या फिर ये कहें कि उतना ही विकास हुआ था जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, ठीक है, जिससे उनको लाभ हो।
इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या था कि आज जो भारत है वो कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया। तो निर्यातक का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो क्या करते थे कि भारत से अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चा माल मतलब कि जिसको हम निर्मित माल में बदलेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया आपका कॉटन, कपास, कैबा, जूट, ठीक है। क्या करता था कि भारत जो था निर्यात करने वाला देश बना दिया गया था और तैयार माल का आयातक यानी कि इंपोर्ट करने वाला देश बन गया था, ठीक है। इंपोर्टर था, ये किसका इंपोर्टर था, जो इंग्लैंड के बाजार में। आपको एक चीज पता होगी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी जो जलवायु है, ठीक है, यहाँ पे कॉटन का बार बार नाम आता है या फिर नील का बार बार नाम आता है एग्जाम्पल में। इसका रीजन ये है बच्चों कि जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड की जो जलवायु यानी कि वहाँ का जो एटमोस्फेयर है ना, वो आपके कपास यानी कि कॉटन, ठंडी जगह है वो, तो वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन नहीं होता। कॉटन को उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हमारे भारत का जलवायु बहुत ज्यादा स्टेबल और अच्छा है, ठीक है। तो क्या करते थे, इंग्लैंड को लगा कि भारत की जलवायु अच्छी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे जो कपास है वो अच्छी क्वालिटी के भी है और अच्छी मात्रा में उग रहे हैं, और यहाँ पे मशीनें नहीं है जो इन कपास का प्रयोग करके सूती कपड़े अन्य तरह के कपड़े बना सके। तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश से कॉटन उठाया, अपने देश में ले गए, वहाँ पे मशीनों से, उनके पास फैक्ट्री अच्छी थी, ठीक है, और उनके पास मशीनें भी अच्छी थी उस टाइम पे भी। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जा करके वो उन्होंने कपड़े बनाए और वापस उठा करके हमारे देश में ला करके बेच दिया। तो भारत क्या कर रहा था, कच्चे माल का निर्यातक बना हुआ था, हम अपना ही देश का सामान उठा करके बाहर बेच देते थे और वहां जो सामान बना वहां ला करके वापस इंडिया में ही बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सूरतों में लॉस किसका था, वो हमारा ही हो रहा था, ठीक है। और जो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे जो पारंपरिक यानी कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, बोले तो हस्तकरघा, हस्तशिल्प, काश्तकारी, जो हाथ से बुनकर के कपड़े या अन्य चीजें बनाई जाती थी, उसका बहुत ज्यादा ही पतन यानी कि लॉस हो रहा था, एंड पे अपने आ गई थी, खत्म होने को था, ठीक है। क्योंकि हाथ से बने हुए कपड़े ज्यादा महंगे मिल रहे थे और भारतीय लोग जो थे वो उस समय पे उतने अमीर नहीं थे, सारे लोग कितने महंगे महंगे कपड़े पहन सके, और उन्हें ऑप्शन मिल गया था कि इंग्लैंड के मार्केट से जो सामान बन के आ रहा है वो बहुत सस्ते दाम पर बन रहा है। उन्होंने क्या किया, उसे ही खरीदना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं लॉस हमारे फिर से भारतीय बाजार को हुआ, लोगों को हुआ, पारंपरिक उद्योगों का नाश हो गया, खत्म होने की कगार पहुंच गए या फिर लुप्त हो गए, और मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं जो थी वो हमारे बाजार में भारी पूर्वक बिकने लगी, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर रात की सुबह होती है, तो हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। वो टाइम था 19वीं शताब्दी का, जब कुछ नए उद्योग शुरू किए गए, कुछ लोग जो थे वो गुस्से में बाहर आए, उन्होंने, उनको लगा कि नया उद्योग शुरू करना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका दो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। सबसे पहला आपका है सूती कपड़ा मिल और दूसरा आपका है जूट की मिल। सबसे पहला पॉइंट है सूती कपड़ा मिल और दूसरा है जूट का मिल, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सूती कपड़ा मिल जो था उसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र और गुजरात में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जूट की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, बंगाल में। इसको आप अपनी नोटबुक में अभी के अभी लिख लीजिए। यहाँ पे जो लोग बुक खोल करके बैठे हैं उसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बच्चों है ये वाला आपका टाटा आयरन एंड स्टील, इसको हम कहते हैं टिस्को भी, टिस्को की जो शुरुआत है वो 1907 ईस्वी में यहीं पे जमशेदपुर में की गई थी। जमशेदपुर शहर का नाम आपने सुना होगा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में चीजें समझ आ रही हैं। ये जो टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपका जो टॉपिक है, जो हेडिंग है वो है आपका औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका पूंजीगत उद्योगों का अभाव। पूंजीगत का मतलब यहाँ पे होता है कैपिटलिस्ट, यानी कि कैपिटल गुड्स का अभाव, ठीक है। वो हमारे देश में था क्योंकि पैसे तो पहले से ही बहुत ज्यादा कम थे और कैपिटल गुड्स जो थे वो
उद्योग ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, मशीनों और उपकरण बनाते हैं, बड़े अमाउंट ज्यादा पैसा लगता है, और जो मशीन है वो सालों साल चलता रहता है, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड द लाइफ टाइम आप उसको चला सकते हैं, ठीक है, अगर वो खराब ना हुआ हो तो, ठीक है। तो ये जो विकास थे बिल्कुल ना के बराबर थे, क्योंकि इस पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं था, उनका तो मेन काम था कि पैसा कमा लिया जाए, प्रॉफिट कमा लिया जाए, ठीक है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं था। और ऑल टुगेदर जितना टॉपिक हमने अभी शुरू से फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक में पढ़ा है, उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो प्रभाव था, वो किस पे पड़ा, हमारी जीडीपी पे पड़ा, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो पूरे साल में एक देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ है गुड्स और सर्विसेज, सेवाओं का, उसको हम मापते हैं या उसको हम निकालते हैं या उसको हम समझते हैं, तो वो आपका जीडीपी ही है। और जीडीपी जो है वो बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, क्या बोलते हैं उसको, सेमी डेवलप्ड है या बिल्कुल अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो इसको मापने के लिए, इसको समझने के लिए जीडीपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, ये आपको भी समझ आ रहा होगा कि जो हमारी हालात रही है, जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं, उसकी स्थिति है, उसके अनुसार क्या समझ आ रहा है हमें बच्चों, तो हमारी जीडीपी थी वो बहुत कम थी, ग्रोथ रेट जो था वो बहुत कम था। उसका रीजन है अंग्रेजों के द्वारा किया गया हमारा शोषण हर तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं हो, आपको टॉपिक समझ आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की, जो कि आपका टॉपिक नंबर 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसके बिना भी शायद हमें समझ ना आए कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति चल रही है। तो विदेशी व्यापार को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कैसे कर रहा है, ठीक है, आयात निर्यात की क्या स्थिति है। तो अगर हम भारत को देखें, अपने देश को, अभी नहीं उस समय पे, तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बिल्कुल भी सीमित अवस्था में था। बेसिकली जो हमारा व्यापार था, जो हमारा ट्रेड था, वो हो रहा था इंग्लैंड के साथ, जो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे, वापस ला करके सामान, बना हुआ सामान हमारे देश में बेच देते थे, ठीक है। तो जो निर्यात और आयात, इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो बेसिकली जो भारत से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा था वो आपका क्या था बच्चों, रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, ठीक है, ये सारे आपके कैश क्रॉप थे, नकदी फसल है, जिसका एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश में फसल उग रही है और इसको उठा करके इंग्लैंड वाले बाहर अपने देश में या कहीं और भेज दे रहे हैं और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो है हमारा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, दूसरे देश से हमारे देश में सामान को मंगवाना। तो उसमें क्या क्या था, उसमें था बेसिकली आपके निर्मित गुड्स, बने हुए सामान, कपड़ा वगैरह, अन्य सामान जिसकी जरूरत हमारे लोगों को पड़ रही थी। यहाँ पे क्या था, व्यापार का एक अधिकार हो गया था। आधीन से, जब मोनोपोली का मतलब होता है जब किसी एक चीज पे हमारा पूरा अधिकार हो जाए। हम देख रहे हैं आधीन से ज्यादा, यानी कि जो भारत का व्यापार था वो मोस्टली 60% इंग्लैंड के साथ हुआ था, बाकी जो बचा हुआ व्यापार है वो हमारे पड़ोसी देश चीन, म्यांमार, बर्मा से उस टाइम पे, ठीक है। तो ये टॉपिक का मतलब यही था। उसके बाद व्यापार का अधिशेष होता है, मतलब सरप्लस ऑफ ट्रेड होता है, कि निर्यात से ज्यादा आयात, ठीक है। इसका फायदा हमारे लोगों को था, इसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। जब हम चीजें बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं, अगर हम चीज कहीं से खरीद रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा देने की जरूरत पड़ रही है, वो हम नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम ज्यादा सामान अपने देश से बाहर भेज रहे थे, पैसा हमें मिलता था, लेकिन वो पैसा हमारे पास नहीं आता, फायदा हो रहा था, फायदा हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति का निकास, ठीक है। हमारी चीज बाहर जा रही है, बिक रही है, फायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान उस देश के लोगों को ना हो करके अंग्रेजों को हो रहा था। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ
वेल्थ। तो आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने आज किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। आप ये फिर से जाकर के क्लास को रिवाइव करके स्लो करके जैसे भी आपको समझ आ रहा है आप देखें, या कुछ टॉपिक्स या पॉइंट समझ नहीं आ रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पर रोकेंगे, तो आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे मैं आपको जो इसका लास्ट फ्यू टॉपिक्स बच गया जो भी इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन के साथ इस चैप्टर को वहीं पे खत्म करेंगे। तब तक बच्चों आप इस टॉपिक को देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।